approaches to understand social problems. मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक में समझा है इसका. सेकंड जो टॉपिक है वो है अप्रोचेज टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम्स. अप्रोचेज का मतलब अगेन यहाँ पे वही है जो हम पहले पढ़े हैं पहले मेजर में थ्योरी एक तरह से, कि किस तरीके से हम वो अगर प्रॉब्लम्स हो रही समाज में, कोई ऐसा काम हो रहा है जिसका हार्मफुल इफेक्ट है सोसाइटी पे. सोशल प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द सोसाइटी or which goes against the accepted pattern or accepted ways of behavior of people, which are deviations from what is considered as normal by majority of the society. Problems वो होगी ना. अब social problem को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी. Problems जो social हैं वो problems एंड जो deviations जो समाज को affect करती हैं, समाज के structure को, उसकी functioning को affect करती हैं, वो होगी social problems. उनको समझने के लिए हम क्या अप्रोचेस यूज कर सकते हैं, हमारी क्या अप्रोच होगी, किस तरीके से, किस डायमेंशन से, किस एंगल से. यानी मान लीजिए कि अगर कोई समाज में कोई प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी को हम कैसे समझें, अनएम्प्लॉयमेंट है तो कैसे समझें उसको, क्या तरीका होगा हमारा, क्या अप्रोच होगी हमारी. ठीक है, तो अप्रोच उस सेंस में हम इसको यूज करते हैं. हम जनरली सोशल प्रॉब्लम्स को 4 अप्रोचेस में समझते हैं. One is social disorganization approach. Social disorganization approach. Social disorganization approach. Cultural lag approach. Cultural lag approach. Third is value conflict. Value conflict and fourth कौन सी है? वैल्यू कन्फ्लिक्ट के बाद पर्सनल डिविएशन अप्रोच. पर्सनल डिविएशन अप्रोच. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल लैग, वैल्यू कन्फ्लिक्ट और पर्सनल डिविएशन, ये 4 अप्रोचेस है. मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक चीज या कोई एक प्रॉब्लम वहां से समझ नहीं आती है, उस अप्रोच को, उस चश्मे को, उस पर्सपेक्टिव को यूज करके, सो यू कैन यूज द अदर पर्सपेक्टिव एज वेल. कि हो सकता है कि वो वहां से हो रही हो, वहां से हो रही हो, या फिर सबका एक तरह से मिक्सचर हो. कोई प्रॉब्लम जो है वो डिसऑर्गेनाइजेशन के कारण है, वही उसमें कल्चरल लैग भी आ रहा है, हो सकता है वैल्यू कन्फ्लिक्ट भी आ रहा हो सकता है सभी चीजें उसमें मिक्स्ड हो. इसलिए 4 डायमेंशंस हैं, अलग अलग तरीके से इनको समझ सकते हो सकता है किसी एक प्रॉब्लम का आंसर आपको एक ही अप्रोच में मिल जाए, अगर नहीं मिलता है तो आपको अपनी अप्रोच शिफ्ट करके किसी और तरीके से इसको समझना है. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में डिसऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में जो समाज का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो इकट्ठा है, जैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें कहीं ब्रेकडाउन आ रहा है. समाज के नियम, समाज के वैल्यूज, रूल्स, नॉर्म्स, उसमें कहीं डिसऑर्गेनाइजेशन आ रही है, वो कहीं टूट रहा है, कहीं कमजोर हो रहा है. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से या तो जो एक्सेप्टेड रूल्स हैं, लॉ है, उनका ब्रेकडाउन हो रहा है, या जो हैं वो उनके प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, लोगों के इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, तो प्रॉब्लम्स जो है वो इमर्ज हो रही है. ठीक है, समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सेटअप है, जो उसका रूल्स रेगुलेशंस का, फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जिस एक सिस्टम पे बेस्ड है, अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसके स्ट्रक्चर में कहीं कोई परेशानी आ रही है, इकोनॉमिक सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या फैमिली सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है जो उसका एक्सपेक्टेड था. जैसे हम क्योंकि सोशियोलॉजी से हैं तो वी आर ऑब्सेस्ड विद फैमिली, मैरिज, किनशिप, ज्यादा हम इन चीजों की बातें करते हैं, और ये है भी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे हम जुड़े हुए हैं. अगर परिवार ने जो करना है वो परिवार वो नहीं कर पा रहा है, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, लेकिन पापा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मामा को फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अपने सपने पूरे करने थे, हो गए हाथ से या हो गया कुछ भी. ऐसे होता है कई बार, आप देखेंगे आसपास ऐसे लोग.
बच्चे हो जाते हैं, लेकिन बच्चे पिता जैसा बिहेव या माता जैसा बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक्सपेक्टेड उनसे बिहेवियर है वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं कर पा रहे हैं। तो जो एक फैमिली का जो एक स्ट्रक्चर है, जो उसे रोल फुलफिल करना है, वो रोल फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो वहां से दोष किसको पड़ रहा है? पेरेंट्स को है। किसका बेटा ये? पहली बात, किसकी बेटी है? समाज तो ऐसे बात करता है ना। अब तो खैर इन्फ्लुएंस कई जगहों से आता है। इफ यू स्टिक टू द फैमिली, फैमिली का रोल अगर वो सही है तो फिर इन्फ्लुएंस आपके बाकी पीयर ग्रुप से, बाकी फ्रेंड्स से, समाज से, काफ़ी जगहों से इन्फ्लुएंस होता है बच्चा। लेकिन वो भी एक सिस्टम है जहाँ से वो इन्फ्लुएंस होता है, पहला चीज़। और अगर वो अपना रोल फुलफिल नहीं कर रहा ठीक से तो परेशानी आएगी, प्रॉब्लम इमर्ज होगी। वो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वायलेंस की हो, चाहे कन्फ्लिक्ट की हो है। तो प्रॉब्लम्स तो कई सारी हैं जिसका हार्मफुल इफेक्ट है सोसाइटी पे। अनएम्प्लॉयमेंट हो, या एजुकेशन नहीं ले रहा है, या कोई किसी ड्रग एडिक्शन में या किसी ऐसे अब्यूज में वो यूज हो गया है, तो वो सब वहां से इमर्ज होगी। यानी मतलब सिर्फ ये है कि समाज का जो बेसिक जो ताना बाना है, समाज जिस पे बेस्ड है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम करने चाहिए, जैसे काम करने चाहिए, अगर वो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, उनका डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कहीं पे, तो वहां से भी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो सकती है। ये आपने माननी चीज है। आपसे कोई पूछे प्रॉब्लम्स कहां से आती है, so you can say four things. There are four possibilities. One thing is that the system, the society, the organization of the society has weakened. There is some kind of disorganization in the society, in the social setup. One thing. And the second thing is that there is cultural lag, the possibility of cultural lag. Cultural lag से क्या होता है? Lag का मतलब क्या होता है? Lag means gap. लैग हो रहा है फोन में, फोन लैग कर रहा है। तुम लोगों को तो इतना तो पता होगा ना कि फोन लैग कर रहा है। लैग क्या कर रहा है? पीछे रह रहा है वो। जितना फास्ट मैं चल रही हूँ, मेरे साथ मेरे फिंगर्स की फास्ट चल रही हैं, मैं ए लिखती हूँ तो वो पिछले वाला कोई क्यू लिखता है। ये तो करते हो तुम लोग, फोन को बहुत थका देते हो तुम शाम तक है, फोन की बुरी हालत हो जाती है, टायर्ड हो जाता है फोन है, तो फिर तुम आगे निकल जाते हो, पीछे रह जाता है। या फोन का डेटा बचा हुआ है और तुम पीछे रह गए हैं कि अभी तो 1.5 GB बचा हुआ था, लेकिन मैं थक गई हूं, मैं कंज्यूम नहीं कर पा रही हूं, अब क्या करूं, जाया हो रहा है, तो 12 बजे तक बैठना है, वो खत्म करना ही करना है ना। तो दोनों में लैग तो आ रहा है ना। आप समझ रहे हो लैग क्या है? या तो वो आगे है या तो आप आगे हो। कल्चरल लैग में क्या होता है? कल्चरल लैग में देखिए, कल्चर में आपको मैं दो चीज समझाई हैं पहले भी। एक मेटीरियल एस्पेक्ट होता है कल्चर का, एक होता है नॉन मेटीरियल एस्पेक्ट। कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ। कल्चर इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लिविंग। आप जीवन कैसे जीते हो उसका जो एक बेसिक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या, कैसे करना है आपने। आप सीधे मान लो कल्चर जो है वो वे ऑफ लाइफ है। आप जो भी कुछ करते हो कल्चर का हिस्सा होता है। डिजाइन फॉर लिविंग भी कहते हैं इसको। जीने का तरीका जो है वो कल्चर है। तुम कब उठते हो, तुम उठ के क्या करते हो, तुम बाहर निकलते हो या बिस्तर पे वापस सो जाते हो, ब्रश करते हो या फिर वो दातुन करते हो या पहले बीड़ी पीते हो हैं। कुछ लोगों को वैसे होता नहीं है ना। या फिर ब्रेकफास्ट किस चीज का होता है, पहनते क्या हो, पहले पेरेंट्स को विश करते हो या बड़ों को विश करते हो, नहीं करते हो। खाना खाते हो तो कहाँ पे खाते हो, टेबल पे खाते हो, नीचे खाते हो, है ना। एवरीथिंग। ये तो सिर्फ छोटी सी चीज है जो सुबह की घटना कही आपने, उसमें आप सुबह, बल्कि तुम सोते भी कहाँ पे हो। हमारी लाइफ पूरे डिजाइन ही कल्चर से होती है। हम उठते कहाँ से, सोते कहाँ पे हैं, सोते कैसे हैं, देखते कैसे हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बाल काटते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं, पाँव में क्या पहनते हैं। एवरीथिंग इज डिजाइंड बाय द कल्चर, एंड कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ। वो एक चीज नहीं है, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन एक आगे उसका कौन सा पार्ट, तो मेटेरियल पार्ट है। दूसरा, जब के बिलीफ्स हैं, आपकी वैल्यूज हैं, आपके नॉर्म्स हैं, आपका रिलीजन है, वो भी कल्चर में आ जाता है। तो ये कहाँ पे दिखते नहीं है ना, ये मटेरियल नहीं है, तो ये कौन सा है, नॉन मटेरियल पार्ट है। आपके हैबिट्स हैं, हैबिट्स कहाँ पे होती हैं, निकाल के दिखाओ मुझे हाथ में, नहीं दिखती ना, पर होती है, ठीक है। तो मटेरियल पार्ट आ गया इसका एक, जिसको आप टच कर सकते हो, जो टेंजिबल है, एंड नॉन मटेरियल पार्ट।
मेटेरियल पार्ट में आपके सारे मेटेरियल आइटम्स जो मैटर का पार्ट है, जिसको आप छू सकते हो, वो सब कल्चर का हिस्सा है, वो आर्ट, आर्टिफैक्ट। लेकिन नॉलेज, मॉरल्स, बिलीफ्स, हैबिट्स, ये कहां पे आती है? नॉन मेटीरियल पार्ट। अब दोनों के बीच में गैप कैसे आता है? मेटीरियल पार्ट में और नॉन मेटीरियल पार्ट में गैप कैसे आता है? जैसे हमने कोई एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, हमेशा ऐसे होता है कि चीज मान लो कि मेटीरियल पार्ट जो है वो आगे निकल जाता है, नॉन मेटीरियल पार्ट जो है थोड़ा पीछे रह जाता है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटीरियल पार्ट इज रिलेटेड विद हैबिट्स, विद कस्टम्स, विद ट्रेडिशंस, विद बिलीफ्स, विद मॉरल्स। ये वो है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। हमने जब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी, मान लीजिए हमने कोई, जैसे आप समाज में देखें आप, तो एक टाइम पे जब मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुआ, जब नया नया मोबाइल फोन आया था, मोबाइल फोन को यूज करने के लिए आपको एक स्किल चाहिए। स्किल भी नॉन मेटीरियल पार्ट है ना? स्किल इज ए नॉलेज है ना, तो नॉन मेटीरियल कल्चर का पार्ट है। और बिलीफ्स भी उसमें है। एक तो ये कि तुम्हें वो फोन चलाना नहीं आएगा, है? पापा दादू तो परेशान है, पोता आता पोती आती तो सिखाता फोन कैसे ऑन करना है, मैसेज कैसे करना है, रीड कैसे करना है, नंबर कैसे सेव करना है। दे डोंट नो दिस थिंग। नए बच्चे जानते हैं उस चीज में, तो वो एक गैप उनका मटेरियल पार्ट है, लेकिन उसको यूज करने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है वो नहीं है। ठीक है, या फिर हमारे बिलीफ्स, हमारे मॉरल्स, वो भी ऐसे हैं कि हम इस तरह की सोच में हैं कि मोबाइल फोन ने तो बच्चों को बिगाड़ दिया। जिस घर में मोबाइल फोन आ गया, टीवी मान लीजिए आप, टीवी उससे और पहले, आपके टाइम में अपने बचपन से टीवी देखा होगा, लेकिन आपके पहले, जैसे हम लोग हैं तो हमने बचपन में टीवी नहीं देखा, हम तो बड़े हो गए तो टीवी देखा। तो टीवी से रिलेटेड बड़े सारे धारणाएं थी कि टीवी घर में आ गया तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, बस वहां पे नाच नगमा ही चलेगा और कुछ होगा नहीं। और फिर यह होता था कि जब पापा घर से बाहर निकलेंगे तो टीवी चलेगा, तो पापा की आहट होगी तो टीवी बंद हो गया, तो पापा आके चेक भी कर सकते हैं ऐसे उल्टे हाथ से कि टीवी गर्म है तो अभी बंद किया होगा, तो डंडे फिर पड़ेंगे। तुम लोगों ने देखा नहीं है टाइम, तुम देखा है? हाँ, होता है कभी कभी कि अभी हम उस अलग लेवल पे हैं, कुछ लोग आगे हैं कुछ लोग पीछे हैं, तो इस तरीके से। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल एस्पेक्ट, मटेरियल पार्ट तो आ गया, उसको यूज कैसे करना है, ये उससे जुड़े बिलीव्स क्या हैं, वो हमारे डिफरेंट होते हैं, उसमें पीछे रह जाते हैं। जैसे यूज करना चाहिए वैसे हम यूज नहीं करेंगे उसको। मोबाइल फोन का यूज कॉल करने के लिए या फिर नॉलेज को, हम क्या करते हैं, हम चटिया रहे हैं दिन भर, हैं सामने सहेली बैठी हो उससे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन चैट तो करते रहे हैं, और जरूरी है। फ्रेंड्स जो हैं ऐसे फिजिकल फ्रेंड्स तो 2 नहीं है, किसी के 4 नहीं है, लेकिन वहां पे हजारों फ्रेंड्स हैं। तो जो यूज करना चाहिए तो हम उसका प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, यानी वो स्किल नहीं है जो उसके लिए चाहिए था। कंप्यूटर कैसे यूज करना है, कंप्यूटर जब इंडिया में आया तो उस वक्त लोगों ने का प्रोटेस्ट किया कि कंप्यूटर बिगाड़ देगा समाज को, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। वो एक डर, वो खौफ जो उसके साथ है, तो उससे प्रॉब्लम्स इमर्ज होती है, उससे भी प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं, जो लैग पड़ता है 2 कल्चर के एस्पेक्ट्स में। आपने मटेरियल एस्पेक्ट आगे निकलेगा उसको यूज करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे आप, कई बार ऐसा होता है कि आप रूरल सोसाइटी में कोई नया चीज इंट्रोड्यूस कर दो, कोई नया फर्टिलाइजर, कोई नया सीड इंट्रोड्यूस कर दो, तो प्रोटेस्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के लिए, मटेरियल पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको बिलीफ चाहिए, मॉरल चाहिए, या जो फिर आपके प्रिंसिपल चेंज होने चाहिए, या हैबिट्स या स्किल आना चाहिए, वो कई बार नहीं आ पाता है। तो समाज में ऐसे कुछ काम होते हैं जिनका इफेक्ट समाज पे हार्मफुल हो सकता है। समझ गए? वैल्यू कन्फ्लिक्ट। वैल्यू कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ कि वैल्यूज में कन्फ्लिक्ट आना। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज आर द जनरल गाइडलाइंस ऑफ बिहेवियर। आपका एक तो वैल्यू हम देखें इकोनॉमिक्स में, तो वैल्यू का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, इस पेन की वैल्यू कितनी है, पेन के 5 रुपए का पेन है, वो वैल्यू। लेकिन सोसाइटी में या सोशियोलॉजी में वैल्यू हम किसको मानते हैं, क्या होती है कि आपकी वैल्यू क्या है, मीन्स आप क्या मानते हो क्या सही है, क्या मानते हो क्या गलत है। एक जनरल गाइडलाइन, एक जनरल डिजायरेबिलिटी, क्या सही है क्या गलत है। आप लोग जो हैं वो कुछ एक वैल्यू के हो, आप सब लोग मानते हो कि हमको क्लास पढ़नी होती टाइम पे, लेकिन मेरे को लगता है क्लास टाइम पे नहीं पढ़नी चाहिए। एक रफ सी चीज बोल रहा हूं मैं, तो कन्फ्लिक्ट आएगा, तुमको पढ़ना है मुझे नहीं पढ़ना है, जब वैल्यूज आपस में इसमें एंटागोनिस्टिक हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। समाज में ऐसे ये बिलीफ सिस्टम जो है, अलग किस्म के बिलीफ हैं, बिकॉज इतना डाइवर्स है हमारा समाज या पूरी दुनिया,
वहां पे वैल्यूज का कंफ्लिक्ट आना बहुत जरूरी है। आप किसी को मानते हैं, आपका बिलीफ है कि आप एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, बाकी लोग करते हैं कई ईश्वर में, है ना। क्या ये हो सकता है कि क्या खाना है आपके लिए सही है किसी के लिए और वो किसी और के लिए गलत है, उनकी वैल्यू वो नहीं है। और अगर इस तरह का समाज है जहां पे आप अपनी वैल्यू को ही सही मानते हो कि आपका रास्ता ही सही है, आपकी वैल्यू ही सही है और बाकी वो सब दुनिया में गलत हो रहा है, तो इस तरह के लोग अगर ऐसे रिजिड सोच के हैं तो फिर कन्फ्लिक्ट आएगा, प्रॉब्लम्स इमर्ज होंगी। वैल्यू के कन्फ्लिक्ट से प्रॉब्लम्स इमर्ज होना, जैसे ट्राइबल्स नॉन ट्राइबल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट, ठीक है, या फिर जब प्रोग्राम्स पॉलिसीज होती हैं डेवलपमेंट की, आपने जमीन बचानी है, वहां से रोड भी निकलना है, तो अगेन वैल्यू का कन्फ्लिक्ट। कई कई ऐसी जगह हो सकती है कि आप क्या मानते हो क्या सही है और अगला ग्रुप क्या मानता है क्या सही है, वो अलग लेवल पे बहुत जगह इमर्ज हो सकता है जिससे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एंड द थर्ड इज पर्सनल डिविएशन अप्रोच। अगर आपको कोई एक चीज, कोई एक प्रॉब्लम समझ नहीं आई इन तीन चीजों से, तो आप कहोगे कि अगर यहां से आपको ये चीज समझ नहीं आती है, ये प्रॉब्लम्स इन तीन से इमर्ज नहीं हुई, तो चांस ये है कि पर्सनल डिविएशन से हो सकता है। पर्सनल डिविएशन का मतलब क्या है कि किसी एक इंसान की, पर्सन की या तो वो चाहता है कि वो नॉर्म्स वैल्यूज को माने नहीं, अपनी मर्जी की नहीं मानूंगा, मैं किसी की नहीं मानता, हम किसी की नहीं सुनते, आसने सुनने होने किसी क्या बोलो डोगरी में कैसे बोलेंगे हैं, हम किसी की बात नहीं मानते, हम अलग किस्म के लोग होते हैं, अपने किस्म के लोग। और जवानी में लोग ऐसे कहते हैं ना, मैं नहीं मानता किसी की है ना। यह कि पर्सनल डिविएशन की वो नहीं मानेगा। दूसरा है कि वो मानना चाहता है लेकिन नहीं मान सकता, इनेबिलिटी है उसकी। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो इंडिविजुअल जो है वो इनेबल है या उसका फेलियर है, या वो मान नहीं सकता है या वो नहीं मान रहा है। दोनों तरीकों से जो, देखिए एक समाज एक ऐसा सिस्टम है जहां पे सोसाइटी ने आपके पैदा होने से पहले ही आपने क्या करना है क्या नहीं करना है बना दिया, ठीक है। गोल्स सेट हैं सबके लिए, टारगेट सबके लिए सेट है, टारगेट को हासिल करने का तरीका भी सेट है, ठीक है ना। अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनने का तरीका ये है, बड़ी नौकरी पानी है, बड़ी नौकरी पाने का तरीका ये है। तो वो इंस्टीट्यूशनल मीन्स हैं एंड गोल्स हैं, तो जनरली एक्सेप्टेड गोल्स हैं और उनको अटेन करने के मीन्स भी ऑलरेडी सेट हैं। और हम जब उनसे डिविएट करते हैं, या तो हम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं या फॉलो नहीं करना चाहते हैं। रूल्स ऐसे हैं, कई बार इस तरीके से कहा है कि आपको सुबह बहुत जल्दी, जब सुबह होती है उस वक्त जागना है और पहले पूजा पाठ करना है, फिर कौन सा पाँव पहले रखना है, फिर कौन सा हाथ पहले धोना है, फिर कहाँ बैठना है, फिर क्या है, सो मैंने कर्म कांड देखे ना जो हिंदूज में है ना, आप जानते होंगे जो थोड़ा सा उसके हैं होंगे, तो उसमें इतना हर एक चीज का बताया हुआ है कि कदम पहला कौन सा रखना है नीचे, कुछ ऐसा हो गया तो क्या करना है, सो स्ट्रिक्ट रूल्स, तो कर नहीं सकता कोई। एक वो होता है क्या कहते हैं उसको, जो जिनेव होता है, यज्ञोपवीत होता है, आपके यहाँ पे सूत्रा कहते हो शायद उसको, तो वो जो डालते हैं। अब ये है कि अगर वो टूट गया तो आपको आगे नहीं चलना, वहीं पे बैठना है। एंड हमारे कोई पूर्वज थे, वो 2 दिन एक जगह बैठे रहे कि जब तक कोई उनके लिए वो जनेऊ का इंतजाम नहीं करके आया, उनने पहना नहीं तो उठे वहां से। कर्मकांड में लिखा है कि जनेऊ धारण करे बगैर आप एक कदम रखोगे तो पाप लग जाएंगे, पता नहीं कितने पाप होंगे। So there is inability. You cannot follow those rules if they are so strict. या फिर आप खुद नहीं मानते हो, सीधा भी कहा हमने कि वक्त पे उठो, पढ़ाई करो और स्कूल आओ, कॉलेज आओ, लेकिन तुमको तो फिर भी पर्ची जो है वो रात पर बैठ के बनानी है, फिर सवेरे आना यहाँ पे। So there is failure or inability. In those cases, problems can emerge and which can have harmful effect. ये मैं आपको एक साइड बोल रहा हूँ इसका, सिर्फ समझाने के लिए, याद रखने के लिए कि ऐसे या तो उस इंसान की इनेबिलिटी है या फिर वो नहीं चाहता है। दोनों तरीकों से वो डिविएट करता है जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है, एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है वहां से, तो वो भी प्रॉब्लम्स को ओरिजिनेट कर सकता है। ये 4 तरीके आप हमेशा याद रखें, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो जितना करो, लेकिन हैं ये 4 ही चीजें जहां से कोई प्रॉब्लम हमारी
इमर्ज हो सकती है, जो आपने अप्रोच का यूज करके प्रॉब्लम को समझना है। इसकी ब्यूटी ये है कि व्हेन यू विल स्टडी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, यू कैन यूज ऑल दिस अप्रोचेस। पॉवर्टी को समझो, और आपको पॉवर्टी मान लीजिए आपने तैयार नहीं किया अच्छे से, एग्जाम में भूल गया, यू नो द अप्रोचेस कि कहां से आपको उनको समझना है। तो अप्लाई डिसऑर्गेनाइजेशन से कैसे पॉवर्टी भर सकती है, ये वैल्यू कन्फ्लिक्ट से कैसे भर सकती है। एक ही चीज को समझने के सारे एंगल भी हो सकते हैं, या कोई एक चीज एक एंगल से बेहतर से समझ आ सकती है, पूरी एक्सप्लेन हो सकती है। ठीक है, तो इसको आप एक फॉर्मूला मान के चलें, उसका यूज करके आगे आपका सारा पेपर जो है वो तैयार करेंगे। ओके।